अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और इस अपडेट को साउथ एशिया इंडेक्स ने रिपोर्ट किया है और अल्टीमेटली कई टर्किश अकाउंट्स या टर्किश ओसेंट्स भी इसको सेकंड कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब इस वक्त इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के पीएफएक्स प्रोजेक्ट को लेकर, यानी कि सऊदी अरब चाहता है कि वो फाइनेंस करेगा पीएफएक्स प्रोजेक्ट को और अल्टीमेटली जो पीएफएक्स बनेगा पाकिस्तान एयरफोर्स में भी वो इंडक्ट होगा और अल्टीमेटली सऊदी अरब भी उसको अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करेगा। तो सऊदी अरब का पीएफएक्स को लेकर इतना क्रेज क्यों है, इसको हम समझेंगे और क्यों पीएफएक्स इवन फ्यूचर में हमें जेट-10C या इवन सऊदी F-15 से भी ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट साबित होता हुआ नजर आ सकता है। पीएफएक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं, हम माजी में भी इस पर बात करते आए हैं कि पीएफएक्स एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और अल्टीमेटली एक सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट होगी। इसमें जो एक अल्टीमेट एम है वो प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलप करना है, बट इसका जो अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न है बेसिक, वो हमारा 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसमें पाकिस्तान मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार हो, पाकिस्तान मेड ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो और जो इसके मोर देन 80% कंपोनेंट्स हों वो इंडिजिनस हों और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान काम कर रहा है। इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान अपने फ्रेंडली नेशन जैसा कि तुर्की और चाइना है इनसे भी मदद लेगा। इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा जो इशू है वो फाइनेंस का ही है। करंट इकोनॉमिक कंडीशंस के चलते एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट को और एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना ये इशू है और सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इवन इंडिया जैसी अच्छी इकोनॉमीज के साथ भी है जहां उन्हें अपने एलसी के तेजस के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि एक ही वक्त में उनके पास बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, जैसा कि तेजस MK1A, फिर उसके बिल्कुल बाद तेजस MK2, देन AMCA, फिर TED-BF। तो उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो एक चेन की सूरत में पाइल अप हो चुके हैं और यही वजह है कि उनको फाइनेंस करने में इंडिया को तंगी का सामना है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अच्छी रही है कि ब्लॉक 1, देन ब्लॉक 2, फिर F-17 का ब्लॉक 3, इनकी एग्जीक्यूशन अपनी अपनी टाइमलाइन में सही कर दी गई। अब पाकिस्तान के पास जो एक अगला बेंचमार्क है वो पीएफएक्स की डेवलपमेंट है और पीएफएक्स में भी पहले पीएफएक्स अल्फा बनाया जाएगा, देन उसके बाद उसके फर्दर वेरिएंट्स होंगे जो कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान अपग्रेड करता जाएगा। सऊदी अरब इसमें दो चीजों को लेकर इंटरेस्टेड है। पहला कि सऊदी अरब की अगर अपनी एयरफोर्स को देखा जाए तो नो डाउट सऊदी अरब के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, यानी कि F-15s हैं, AIM-120 C7 या C8 मिसाइल्स भी उन पर इंटीग्रेटेड हैं। देन उनके पास यूरोफाइटर टाइफून्स भी हैं और ये F-15s और यूरोफाइटर टाइफून्स दोनों 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। दोनों के पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार है जो कि लॉन्ग रेंजेस पर मल्टीपल मोड्स में अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है और इंगेज कर सकता है। बट मसला सारा यहाँ ये आता है कि सऊदी अरब के पास मोर देन 90% जो इक्विपमेंट है वो अमेरिकन मेड है या तो वो वेस्टर्न कंट्रीज का है। अब वेस्टर्न कंट्रीज के इक्विपमेंट में भी ज्यादा मसला नहीं आता, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अमेरिकन मेड इक्विपमेंट है उसमें आपको अमेरिका की मर्जी चाहिए छोटे से छोटे मिशन को भी एग्जीक्यूट करने के लिए। एक मिशन भी आपने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ किया तो आप पर सैंक्शंस लग सकती हैं और माजी में हमने ये चीज देखी है और इवन इंडिया के साथ जो हो रहा है, इवन दो कि इंडिया ज्यादा अमेरिकन इक्विपमेंट यूज नहीं करता और सऊदी अरब और बाकी गल्फ नेशंस अब इस चीज के खौफ में हैं कि कतर पर अगर इजरायली स्ट्राइक होगी और कतर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी रखते हुए भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाया तो क्या गारंटी है कि कल को सऊदी अरब पर भी एक अटैक हो जाए इसराइल का और सऊदी अरब उसका जवाब दे पाए। बिकॉज अल्टीमेटली अमेरिका में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी है वो इसराइल की है और इसराइल के मामले में अमेरिका कभी भी अरब कंट्रीज को प्रेफर नहीं करेगा, ये पत्थर पर लकीर है। तो सऊदी अरब अब ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जा रहा है। पीएफएक्स उसके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है और यही वजह है कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। यहाँ एक दूसरी अहम चीज कि जब F-17 एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो उस वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट सिर्फ $1 बिलियन थी, जिसमें से 500 मिलियन पाकिस्तान ने दिए और बाकी $500 मिलियन चाइना ने दिए। अगर आप इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का कंपैरिजन दुनिया के बाकी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोजेक्ट कॉस्ट से करें तो ये कई गुना कम है। इवन तेजस की प्रोजेक्ट कॉस्ट भी F-17 के प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा है। वो अलहदा बात है कि पिछले 40 सालों से तेजस सिर्फ 40 ही बन सके, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा ही थी। तो सऊदी अरब इस चीज को भी कंसीडर कर रहा होगा कि माजी में भी पाकिस्तान ने कम
फाइनेंशियल सपोर्ट होते हुए या कम बजट इन्वेल्प होते हुए भी अच्छे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। और इसी वजह से सऊदीया अगर इसको फाइनेंस करेगा तो पाकिस्तान के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ये चीजें एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि अगर रेडार की डोमेन में बात किया जाए तो पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने ग्राउंड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार जो कि 3D बेस्ड आपको सर्च पैनोरामा प्रोवाइड करते हैं वो सक्सेसफुली इंडक्ट किए। इवन इंडिया के खिलाफ पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में वो यूज भी हुए और उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान मिलिट्री खुश है। तो रेडार्स की डोमेन में पाकिस्तान का एक हद तक तजर्बा है और पाकिस्तान एयरबोर्न रेडार्स को भी डेवलप कर रहा है इस वक्त। और अगर सऊदी अरब की तरफ से इसमें एक इकोनॉमिक बूस्ट पाकिस्तान को मिलता है तो मजीद बेहतर वेपन सिस्टम्स हमें पाकिस्तान मिलिट्री तैयार करती हुई नजर आ सकती है। और ये चीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान को फायदा देगी बट अल्टीमेटली ये सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी को भी गारंटी करेगी और सऊदी अरब की इस वक्त जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं वो भी हमें हल होते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों, आपका इस डेवलपमेंट को लेकर क्या नुक्ता नजर है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।